हेलो मेरे किंग स्टूडेंट जी, मैं मनी सर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के इस वन शॉट वाले क्लास को अंतिम तक देखेंगे ना, तो इस चैप्टर का एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी बनेगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चंस आप लिख भी पाएंगे, बशर्ते कि अंतिम तक क्लास को पढ़िए। अच्छा, कुछ बातें और स्टूडेंट जी की देखिए, इस वन शॉट को कैसे करना है कि आपको ना इसी वन शॉट का शॉर्ट नोट्स का आपको पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे दिया हूं, तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं मिला मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। करवा करके ना जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, इसे कॉपी पे लिखते नहीं चलना है, बल्कि जो प्रिंट आउट रहेगा उस पर आप हाईलाइट करते चलिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप लिखिए या हाईलाइट करिए, वो लिखा हुआ चीज ना आपके दिमागवा में एकदम घुस घुस जाएगा। ओके, और एक दो इंफॉर्मेशन भी देना इसके बारे में। सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप इस ओवन शॉट को अंतिम तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका वजह यह है कि जो वैद्युत द्विध्रुव 12th के फिजिक्स में चैप्टर 1 में भी पढ़ना है और चैप्टर 2 में भी पढ़ना है, इन दोनों को मिलाकर मैं एक ही साथ चैप्टर 2 में पढ़ा देता हूं। जब चैप्टर 2 का वन शॉट दूंगा तो उसमें पूरा के पूरा वैद्युत द्विध्रुव मिल जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं टॉपिक छोड़ दिया। ठीक है, पहला बात ये। और दूसरा बात, जानते हैं इस क्लास को ना कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। अगर आपके पास समय है स्टूडेंट जी, तो आराम से इत्मीनान से आप पहले नॉर्मल स्पीड में पढ़ लीजिए, 2-3 बार ना 1.5x का स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि 1.5 घंटा का क्लास है, सवा घंटा का क्लास होगा, तो जल्दी से आपका 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहला बार पढ़िएगा तो लगेगा अच्छा हाँ ये टॉपिक है, और दूसरा बार वही टॉपिक आपके मस्तिष्क में बिल्कुल घुस जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट जी, आप इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए और हेलो हाय कुछ मैसेज कर दीजिएगा। ओके, और साथ साथ में मैं टेलीग्राम का ये लिंक है, टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना इस व्हाट्सएप नंबर पर जब मैसेज करेंगे तो टेलीग्राम वगैरह का लिंक हम भेज देंगे। और अगर आपको पीडीएफ मिल चुका है शॉर्ट नोट्स का तो ठीक है, नहीं तो इसे टेलीग्राम वगैरह के लिंक पर भी आपको मिल जाएगा। ये हमसे पूछेंगे ना तो वहां भी हम बता देंगे कि कहां पे मिलेगा। ऐसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहां मिल जाएगा। ओके, तो बस क्लास को शुरू करते क्वेश्चन के साथ। आर यू रेडी मेरे किंग स्टूडेंट? क्या आप क्लास के लिए तैयार? अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिए यस मनी सर, और हम लोग शुरू करते हैं इसका वन शॉट। देखिए, सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है पहले मैं बता दूं, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ते हैं तो कई बार शिक्षक लोग स्थिर वैद्युतिकी नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्लास 12 के फिजिक्स में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ना, दोनों को मिला के स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है बच्चों। पहला स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है बच्चों आवेश। वैद्युतिकी का मतलब विद्युत आवेश। तो नाम से पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, देख रहे हैं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो फिजिक्स का, उसमें रुका हुआ आवेश के बारे में ही पढ़ना होता है। इसीलिए ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, और चैप्टर 1 जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज पढ़ाने का और तरीका कि जैसे मैं समझाते जाऊंगा और फिर लिखा हुआ आपको नोट्स दे दूंगा, मतलब यहां पे दिखाते जाऊंगा उसका डिफिनेशन, तो ये ज्यादा बढ़िया पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो यहां लिखा हुआ भी है कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक का एक ऐसा शाखा है जिसमें रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। गांव के कोई बुजुर्ग बाबा बोल दे तो बोल दीजिए बाबा। उसमें क्या है ना कि फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि स्थिर वैद्युतिकी में रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको यही तो पता होना चाहिए ना कि साल आवेश क्या है। साल है कि नहीं? तो क्या है आवेश? कुछ नहीं है आवेश। आवेश कुछ नहीं है। आवेश क्या है? अरे भाई, कोई भी वस्तु होता है तो आप लोगों को पता है उसको आवेशित कर देते हैं। तो अगर उसमें आवेश होता है तो आवेश के कारण क्या करता है वो, कि किसी वस्तु के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे द्रव्यमान के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है, वैसे ही आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। और उसमें कोई दूसरा आवेश आता है ना, तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र उसको या तो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो सिंपल तरीके से आवेश के बारे में बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या विद्युतीय क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को रखते हैं तो उस पर बल लगता है। यही ना? अच्छा, एक बात और आगे पढ़ेंगे कि चुंबक के पीछे का वजह भी आवेश होता है।
तो आवेश में डायरेक्टली बोल सकते हैं बच्चों कि आवेश हमारा विद्युतीय बल, डिफिनेशन भी मैं दूंगा, मैं अभी दिखाता हूं डिफिनेशन, पहले समझ लीजिए मेरे बच्चों। विद्युतीय बल और चुंबकीय बल या फिर विद्युतीय क्षेत्र, ये सब के पीछे का वजह कौन है? आवेश है। क्लियर? यस। अब इसमें आवेश के बारे में जान गए तो वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं? आवेशन का मुख्य कारण कुछ तो वजह होगा, कुछ तो तरीका होगा वस्तु को आवेशित करने का। तो देखिए एक चीज तो सबको पता है कि दुनिया में जितना भी वस्तु है वो उदासीन है, मतलब जितना भी नहीं, मतलब जो नेचुरली रूप से ऐसे ही पाया जो वस्तु जाता है वो तो उदासीन है। जैसे किताब है तो किताब तो उदासीन है, इसमें तो आवेश नहीं है, जबकि इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो खैर कोई आवेश नहीं था, न्यूट्रॉन को उधर फेंक दीजिए, बस न्यूट्रॉन उधर जा, न्यूट्रॉन उधर चल गया बच्चा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो फिर भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने के बावजूद भी उदासीन क्यों है? क्योंकि इस वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अब भगवान का करिश्मा कि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19, पता होगा आपको, उतना ही प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। देख लीजिए, तो जितना एक पे माइनस दूसरे पे उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना प्रोटॉन का नंबर मिल के कुल आवेश उदासीन हो जाएगा, कुल आवेश 0 हो जाएगा। नहीं तो आपसे गांव के बुजुर्ग लोग पूछ दे कि बेटा जी बाबा किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने के बावजूद भी उदासीन क्यों होता है बेटा? बोल दीजिएगा बाबा इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसलिए दोनों आप बैलेंस कर लेता है आवेश और टोटल आवेश 0 हो जाता है। ठीक, तो ये तो हुआ कि उदासीन क्यों होता है। बात यह था कि आवेशित कैसे किया जाए। तो देखिए जैसे कोई वस्तु है, ठीक, या कोई परमाणु है, ठीक, इसमें मान के चलिए मेरे बच्चों कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन भी इसमें होगा, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन होगा, ये उदासीन है। तो अगर इस समय हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को डिस्टर्ब कर दे, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या अंदर डाल दे, प्रोटॉन को अंदर बाहर नहीं किया जा सकता, वो नाभिक के अंदर होता है। लेकिन अगर ये उदासीन है क्योंकि इसमें जितना, ये उदासीन है क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है ना, तो अगर इसके नंबर को डिस्टर्ब कर दे ज्यादा कम, तब तो वस्तु उदासीन नहीं रहेगा। और यही होता है वस्तु के आवेशन का मुख्य कारण। जैसे इससे मान के चलिए हम निकाल लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें तो 98 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, जबकि प्रोटॉन तो 100 ही रहेगा। तब प्रोटॉन इस पे हावी ना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तब वस्तु पे प्लस आवेश ना होगा इलेक्ट्रॉन निकलने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो उसके अपेक्षा में प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब प्रोटॉन होता है प्लस आवेश, प्रोटॉन होता है प्लस, तो प्लस हावी हो जाएगा। समझ में आया? और भाई अगर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो अंदर डालने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तब 100 इलेक्ट्रॉन पहले था, 102 इलेक्ट्रॉन होगा ना, प्रोटॉन तो 100 ही रहेगा, तब प्रोटॉन हावी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हावी होगा अंदर जाने से। तो यही होता है वस्तु का आवेशन का मुख्य कारण कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसके कारण वस्तु हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा। और वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अंदर में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी निगेटिव बढ़ गया। निगेटिव भाव बढ़ गया तो सबको निगेटिव कर देगा ना, तो इसलिए वस्तु हमारा निगेटिव ऋण आवेशित हो जाता है। पूछता है कभी कभी कि वस्तु का धन या ऋण का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है धन का, और इलेक्ट्रॉन बढ़ना अंदर जाना, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, वो नाभिक के अंदर होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ही अंदर बाहर कर सकते हैं, तो हमारा वस्तु निगेटिव होगा अंदर जाने से। ठीक, क्लियर? ओके। अच्छा मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आवेश आएगा? +2 ही। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 ही ना प्रोटॉन बढ़ा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम या बोलिए 2 प्रोटॉन बढ़ा तो +2 ही। और वैसे ही मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस में आएगा, लेकिन 5 ई का मतलब ये बड़ा मान, ठीक है। और वही मेरे बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो माइनस में। तो यही मैं सबको इरेज करके समझा रहा हूं आपको कि वस्तु के आवेशन का जो मुख्य कारण है वो किसी वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन अंदर जाना। बाहर निकलेगा तो प्लस, अंदर जाएगा तो माइनस, और अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश +ne, और एक n इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो आवेश हमारा आ जाएगा -ne। बस क्लियर? ये बात क्लियर है। एक बात और, इतना तो समझ गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धन आवेशित होगा, अंदर जाएगा तो ऋण आवेशित होगा, ठीक। लेकिन इस समय वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। जैसे मान के चलिए कि n इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वस्तु तो धन आवेशित हो गया, तो जब n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इतना द्रव्यमान है वो भी तो इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका।
तो इसलिए जब कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान हल्का सा कम जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। लेकिन जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान हल्का सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर गया होगा। क्लियर? इतना आवेश समझ में आ गया, आवेशन का मुख्य कारण सब समझ में आ गया। चलिए देखिए अब इसको पढ़िए, तो पढ़िए आवेश के बारे में। वही लिखा है कि एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु को वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे बल लगता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार दो तरह का आवेश होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, और यहां मेरे बच्चों मैंने फिगर से ड्रॉ किया कि देखिए अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वस्तु पे आवेश आएगा प्लस Ne प्लस में, और द्रव्यमान थोड़ा सा कमेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और यहां पे अगर n इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो वस्तु में आवेश आएगा -Ne, द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर आवेशन का मुख्य कारण कि वही वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धन आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमेगा, और अंदर जाएगा तो ऋण आवेशित होगा। ठीक है, और इसके बाद मेरे बच्चों एक चीज और हम तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, लेकिन एक चीज और क्या है कि जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? अभी हम लोग फार्मूला पढ़े Q = Ne, इससे निकाल भी सकते हैं Q = Ne वाले फार्मूला से। ठीक है, देखिए आवेश का मान 1 कूलम्ब हो गया, n निकालना है कि कितना 1 कूलम्ब के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और E का मान ये होता है, यहां से सॉल्व करके अगर आप निकालेंगे, यहां से सॉल्व करके, तो n का मान वो आ जाएगा। तो 1 कूलम्ब आवेश के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। डिटेल कोर्स देखिए, ओवन शॉट है मेरे बच्चों, सही है, ठीक है, लेकिन डिटेल कोर्स भी बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा कि देखिए एमिंग हाई ऐप पे ना, आप लोगों को एमिंग हाई ऐप आप लोग क्लास कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जहां भी कर रहे हैं तो एमिंग हाई ऐप पे डिटेल्ड कोर्स है, एक बार डिटेल कोर्स जाके चेक करिएगा। अगर अच्छे से पढ़ना है तो जो भी डिटेल कोर्स, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, मजा आ जाएगा, एक बार जरूर जाके चेक करिएगा। अब आते हैं आवेशन के विधि में कि वस्तु को आवेशित करने का विधि क्या क्या है। वस्तु को आवेशित करने का मेन तरीका तो जान गए क्या? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जान गए, वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर जाएगा तो वस्तु हमारा आवेशित हो जाएगा। ठीक, तो उसमें बाबू वस्तु को आवेशित करने का मुख्य रूप से 3 विधि होता है, और ये तीनों विधि जो भी हो, याद रखिएगा तरीका एक ही है आवेशित करने का, इलेक्ट्रॉन का बाहर या अंदर करना। जैसे सबसे पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या करते हैं, 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं। तो दोनों को रगड़ने से क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने दोनों को रगड़ा, दोनों वस्तु को, ठीक है, पहला घर्षण के द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या किया, 2 वस्तु को आपस में रगड़े। तो रगड़ने से क्या होता है ना कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने की क्षमता कम होती है उसका इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उसमें हमारा माइनस आवेश आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें तो कम गया, तो उसमें हमारा प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये घर्षण के द्वारा आवेशन में होता है कि रगड़ते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकल दूसरा में गया, वस्तु आवेशित हो जाता है। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु समझिए, पहला कि इसी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना इसमें कमेगा। इसी का मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आ गया, तो इसमें 5 वो बढ़ जाएगा, इसमें 5 कमेगा। तो इसमें 5 बढ़ा, तो इसमें जितना माइनस आवेश आएगा उतना इसमें प्लस। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि दोनों वस्तु पे, एक पे जितना ऋण दूसरे पे उतना धन। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऋण आवेशित हुआ है उसका द्रव्यमान हल्का सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋण आवेशित है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका द्रव्यमान हल्का सा बढ़ जाएगा। जो धन आवेशित है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है, उसका द्रव्यमान हल्का सा कम जाएगा। और एग्जाम में आपसे यह पूछ दिया कि बताओ भाई बा कि घर्षण के द्वारा आवेशित किया, एक में जितना आवेश उत्पन्न हुआ दूसरे में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आवेश हो जाएगा, तो 0। जैसे एक में +5 एक में -5 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0। जैसे एक में -10 कूलम उत्पन्न होगा तो एक में +10 कूलम, तो बोलेगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 0। या कभी कभी बोल देगा एक में +10 हुआ तो दूसरे में -10, तो वो तो डिपेंड करता है। पूछ देगा कि जो ऋणात्मक आवेश हुआ उसका द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा, हल्का बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया होगा, धनात्मक का हल्का कम जाएगा। ठीक है, दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन बड़ा आसान तरीका होता है। इसमें होता क्या है ना कि एक चालक पहले से आवेशित होता है, जैसे ये देखिए, और जिसको आवेशित करना होता है ना, इसके संपर्क में हम बस रख देते हैं। ये देखिए एक चालक पहले से आवेशित होता है, देख रहे हो आप, यस, ठीक है।
अब जिसको भी आवेशित करना हम इसके संपर्क में रख दिए। अब संपर्क में रखने से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में चला जाएगा और आवेशित होगा। जैसे कि हीट नहीं ट्रांसफर होता है, उष्मा, गर्म चावल को अगर थाली में रखते हैं तो थली वो गर्म हो जाता है, वैसे ही चालन के द्वारा आवेशन में ना चालन यानी चल के जाना। तो एक आवेशित चालक में दूसरा को टच करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि दूसरा भी जब दोनों को उधर टच करके अलग कर देंगे तो ये भी आवेशित हो जाएगा और कुछ देर के बाद इसमें भी आवेश आ जाएगा। अब ये मत समझिए कि इसमें 20 कूलम था तो इसमें भी 20 आ जाएगा, नहीं। इसमें 20 था तो मान के चलिए इसमें 10 अगर आ गया तो इसमें 10 बचेगा, अगर इसमें 8 आ गया तो इसमें 12 बचेगा, इसमें 8 आया तो इसमें 12, 12 8 20, यही ना होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर बराबर बराबर नहीं आएगा। देखिए वो सब साइज वगैरह पर भी निर्भर करता है कि कितना साइज है, दोनों का बराबर बराबर साइज रहेगा सब चीज तो बराबर बराबर भी बट जाएगा। तो चालन के द्वारा आवेशन में सटा के रखते हैं, इसमें रगड़ते हैं, ठीक है। और तीसरा है बच्चों प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है ना प्रेरण के द्वारा आवेशन में कि एक वस्तु होता है, पहले से देख रहे हो आप, यस, आवेशित, जो कि आप देख भी सकते हैं, ठीक, यस, ये आवेशित पहले से है। और जिसको भी आवेशित करना होता है उसके नजदीक यहां पे रखते हैं, देख रहे हैं आप, यस। अब नजदीक रखने से क्या हो जाएगा कि प्लस के नजदीक इस उदासीन को रखें तो एक तरफ माइनस आवेश जमा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, और एक और हमारा प्लस आवेश जमा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। माइनस के नजदीक इधर प्लस के नजदीक इधर माइनस, इसमें देखिए इसमें सटा के रखते हैं, इसमें सटा के थोड़ा दूर करके रखते हैं, तो प्लस के कारण एक साइड माइनस एक साइड प्लस। अब इधर हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग करने से क्या होगा कि इधर जितना भी एक्स्ट्रा का आवेश है वो जमीन में चला जाएगा पूरा के पूरा। तो इधर से आवेश खत्म हो गया, ये जो प्लस है ये सब खत्म हो जाएगा, ये आवेश ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि जमीन में चल गया। सिर्फ इसमें माइनस बच जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला देखिए ये वाला माइनस से बच जाएगा। तो समझ में आ गया तीनों, एक में रगड़ के, एक में सटा के, और एक में एक आवेशित चालक के थोड़ा दूर में करके रखते हैं। अच्छा, प्रेरण के द्वारा आवेशन में एक चीज और होता है, वो भी समझा ही दूं। जैसे देखिए एक चालक पहले से आवेशित था प्रेरण में, एक तो आवेशित रहेगा ही रहेगा, बस सटा के नहीं रखेंगे, यही ना अंतर होता है, ठीक, यस। और अब हम क्या करेंगे ना, एक को नहीं बल्कि दो को रखेंगे दूर में, थोड़ा दो को, देखिए ऐसे दो को। तो दो को दूर में रखने से क्या फायदा होगा कि इस प्लस के कारण एक साइड में माइनस जमा होगा, एक साइड में प्लस जमा होगा, प्लस सबसे दूर में जमा होगा, प्लस के कारण इधर माइनस उधर प्लस जमा होगा। ये जो प्लस है माइनस को खींचेगा, प्लस को धक्का देगा तो उधर जमा होगा। अब दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को, तो इसमें माइनस बच जाएगा, इसमें प्लस। तो यही घर्षण के द्वारा, यही आवेशन का 3 तरीका है, एक में रगड़ के, एक में सटा के, एक में थोड़ा दूर रख के, ठीक है। देखिए इसका चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए घर्षण के द्वारा आवेशन में, घर्षण के द्वारा आवेशन में एक वस्तु को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है वस्तु को रगड़ने पे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणात्मक आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन खोता है वह धनात्मक आवेशित हो जाता है। दोनों वस्तु पर उत्पन्न आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का, एक पे जितना प्लस दूसरा पे उतना माइनस होगा। चालन के द्वारा आवेशन में एक उदासीन वस्तु को आवेशित चालक के संपर्क में रखा जाता है। जब एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उदासीन चालक भी आवेशित हो जाता है, सटा के जो रखते हैं। इसमें थोड़ा दूर करके रखते हैं, मैंने बताया दूर करके रखेंगे, और दूर करके रखेंगे तो उस पर क्या होगा कि जो उदासीन रहेगा उस पर आवेश जमा हो जाएगा। और जब उदासीन चालक को अर्थिंग करेंगे यानी भू संपर्कित करेंगे तो उदासीन चालक भी आवेशित हो जाएगा। क्लियर इतना बच्चा? आइडिया लग गया ये? ओके। अब हम लोग को इसमें पढ़ना होता है आवेश का कुछ छोटा मोटा गुण। छोटा मोटा गुण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ गुण तो छोटा मोटा होता है बच्चों, और कुछ गुण ना बड़ा फेमस है, बहुत उससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला गुण तो सबको पता है कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी दो अगर प्लस प्लस आवेश होगा तो धक्का देगा, और अगर या माइनस माइनस भी धक्का देगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, लेकिन प्लस माइनस होगा तो आकर्षित करेगा। पहला गुण सबको पता है। दूसरा, आवेश के पास स्थानांतरण का गुण होता है, यानी कि एक आवेशित वस्तु है और उसके बगल में कोई उदासीन वस्तु को रखेंगे तो ऑटोमेटिक आवेश स्थानांतरित होकर उदासीन चालक भी आवेशित हो जाता है, होता है ना, तो अपने आप स्थानांतरण का गुण होता है। तीसरा, आवेश जो बीज गणित का जो सिंपल जो साधारण योज्यता का नियम होता है, जोड़ घटाव का नियम, देखिए सिंपल, जैसे 2 कूलम प्लस 8 कूलम 10 कूलम होता है, -10 कूलम -2 कूलम -12 कूलम होगा, तो सिंपल साधारण योज्यता के नियम को पालन करता है। अगला चौथा कि
जैसे चौथा गुण ये है ना कि आवेश वही होता है जहां कोई द्रव्यमान हो। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी वस्तु है, आप वस्तु को ही आवेशित करिएगा ना, आप तो वस्तु को ही आवेशित करिएगा, तो जब वस्तु को आवेशित करिएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि द्रव्यमान आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान हो, देखिए द्रव्यमान है तो यहां आवेश हो ही, ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये 4 गुण छोटा छोटा था। इसके बाद एक गुण जो ज्यादा, एक क्या 2 गुण जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और उसके बाद 2 गुण है जो सब्जेक्टिव में पूछता है। 5वां गुण क्या है कि जैसे कोई आवेश रुका हुआ रहता है, तभी मैंने शुरू में बताया कि जैसे द्रव्यमान वस्तु के चारों ओर उत्पन्न होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और वैसे ही रुके हुए वस्तु के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक। अब क्या है मेरे बच्चों कि जब कोई वस्तु रुका हुआ होता है, ठीक, आवेश रुका हुआ होता है, वस्तु के आवेश रुका हुआ रहता है, मतलब जिस वस्तु पे आवेश है वो वस्तु रुका हुआ है, आवेश रुका है, जो भी बोलिए, तो इसके चारों ओर सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र बनता है, सिर्फ, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। लेकिन अगर कोई आवेश एक समान वेग से चलने लगा, एक समान वेग, जैसे 10 के स्पीड से जा रहा है तो 10 के स्पीड से सामने जा रहा है, टूई 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 टूई, मतलब कि इसमें कोई त्वरण ना हो, वेग एक समान हो, तब इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिसको दोनों को मिला के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं। क्षेत्र कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तरंग नहीं। जब चलता है एक समान वेग से, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक। अब तीसरे नंबर में है मेरे बच्चों कि अगर यही आवेश में त्वरण हो, एक्सीलरेशन हो, त्वरण मतलब वेग बदले इसका, यहां हुआ एक समान वेग, यहां रुका हुआ है तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, एक समान वेग से चलेगा तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और जब त्वरण होता है तो इससे ऊर्जा निकलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तो उस समय विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। देख लीजिए, जब कोई आवेश रुका हुआ होता है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है, पर जब त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो यहां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यहां विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और छठा गुण ये है ना कि जैसे आपने सुना होगा कि द्रव्यमान का जो मान होता है, वजन, वो वजन निर्भर करता है बच्चों वेग पर, आपको पता होगा ये, जैसे आइंस्टीन सर बता के भी गया और आप सुने भी होंगे कि वेग बदलने से वस्तु का द्रव्यमान बदलता है, ठीक, लेकिन वेग बदलने से आवेश नहीं बदलता है। अगर किसी वस्तु पे 2 कूलम्ब आवेश है तो कितना भी वेग से चलाइए उस पे आवेश 2 ही कूलम्ब रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेग निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है आवेश। तो ये हुआ। अब इसके बाद मेरे बच्चों हमारा आ जाता है 2 गुण और जो बड़ा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए कौन कौन सा गुण है। पहला गुण कि आवेश संरक्षण के नियम को पालन करता है। संरक्षण का नियम क्या होता है? जैसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम सुने हैं कि ऊर्जा को न तो बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। सेम आवेश का भी संरक्षण का नियम है। किसी वस्तु के आवेश को नष्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और न बना सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु में मान लीजिए मेरे बच्चों 2 कूलम्ब आवेश है, ठीक है, इसमें हम बाहर से -2 कूलम्ब डाल दिए तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 और -2 मिलकर तो 0 कूलम्ब बन गया, तो नष्ट कर दिए सर, छाल छाल नष्ट कर दिए। नष्ट नहीं हुआ, ये -2 के कारण बस 2 कूलम्ब अपना असर दिखाना बंद कर दिया। फिर से जब इससे -2 निकालेंगे तो फिर से इसमें +2 आएगा। तो यही होता है आवेश संरक्षण का नियम। या यूं बोलिए कि अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, इस पे 20 कूलम्ब का आवेश है, इसको बीच से यहां से काट दिए, तो बीच से यहां से काट दिए तो अगर इस साइड में 18 कूलम्ब आवेश आया तो इस साइड में 2 कूलम्ब आवेश आएगा। यह भी संरक्षण ही हुआ कि जितना शुरू में उतना बाद में संरक्षित है, ठीक है। और एक गुण और सबसे इंपॉर्टेंट गुण कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, ठीक है। समझिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण यह कहता है ना कि जैसे कोई भी वस्तु है, तो इतना तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि आवेश जो उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या वस्तु में अंदर आए, आवेश तो वैसे ही उत्पन्न होगा ना। तो अगर कोई वस्तु है
तो उसमें मेरे बच्चों अगर मान के चलिए कि आवेश बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा तो आवेश उत्पन्न होगा, तो इतना तो आपको समझ में आता है कि वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होगा वो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्लस वन ई, या अंदर जाएगा तो माइनस वन ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या अंदर जाएगा तो प्लस 2 ई, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या अंदर जाएगा तो प्लस 5 ई। तो क्वांटमीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो इस ई का पूर्णांक गुणज होगा, यानी जो आवेश उत्पन्न होगा वो ई का या तो 1 गुना हो या 2 गुना हो या 3 गुना हो या 4 गुना, 2.5 गुना, 3.25 गुना, 4.25 गुना, ऐसे नहीं होगा। यही कहता है क्वांटमीकरण, समझे ना, कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होगा। 3.5 भी नहीं होगा या 2.8 ई आवेश, क्योंकि 2.8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर निकलेगा, ये अंदर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पूर्ण संख्या में निकलेगा, 1 2 3 4 5 ये अंदर जाएगा वैसे ही। तो यही कहता है क्वांटमीकरण कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी ये जो वाला होता है इसका ई, इसको ई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ओके। यानी कि अगर n इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जा रहा तो आवेश तो आएगा Q इक्वल टू n ई, लेकिन n का जो मान होगा वो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, पूर्णांक में होगा n, ये संख्या ई के आगे जो गुना है, दशमलव में नहीं आएगा। आइडिया लगा? आइडिया लग तो गया ही होगा। तो क्लियर इतना, पहले एक सेक्शन खत्म कर लिए, आवेश क्या है जान गए, जिसके कारण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक है। और 3 तरह से आवेशन करते हैं, घर्षण, प्रेरण, चालन। और आवेश के गुण में ये दोनों गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें क्वांटमीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा तो ई का, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का हमेशा पूर्णांक में गुणज होगा, 1 2 3 4 5 गुना ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं कूलॉम्ब के नियम पर। कूलॉम्ब का नियम क्या है पहले समझा देता हूं, उसके बाद लिखा हुआ दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए कूलॉम्ब का नियम क्या है। अभी तक हम लोग बोल रहे हैं कि 2 आवेश को रखेंगे तो बल लगाएगा, आकर्षण का लगाएगा, विकर्षण का लगाएगा, या जो भी लगाएगा, ठीक है, यस। लेकिन कितना लगाएगा और कितना लगाएगा, इसके पीछे का वजह है कूलॉम्ब का नियम। क्या कहता है समझिए, यह कहता है कूलॉम्ब का नियम कि अगर मानकर चलिए कोई 2 आवेश Q1 Q2 कुछ दूरी r पे रख दिया गया है, ठीक, तो दोनों के बीच बल लगेगा। तो कूलॉम्ब का नियम कहता है कि इसके बीच जो बल लगेगा वो Q1 Q2 का समानुपाती। और वैसे भी आप सोचिए, आपको ऐसा नहीं फील होता है कि जितना ज्यादा Q1 रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, या जितना ज्यादा Q2 रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा? तो वही कहता है कि कूलॉम्ब के नियम के अनुसार जो बल लगेगा वो Q1 और Q2 दोनों का समानुपाती होगा, यानी दोनों जितना ज्यादा रहेगा बल उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन इसके बीच का जो दूरी r है उस r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, r स्क्वायर का। यानी कि Q1 Q2 बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आवेश के बीच का दूरी बढ़ाएंगे बल कमेगा, और बल कमेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, बढ़ाने पे कमेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन r का व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, r के स्क्वायर का, यानी दुगुना जब दूरी करेंगे तो बल सीधा 4 गुना कमेगा, तिगुना करेंगे तो सीधा 9 गुना कमता। ऐसा एक्सपेरिमेंट में कूलॉम्ब सर देखें। तो यही कहता है कूलॉम्ब के नियम कि 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेश का गुना का समानुपाती और बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। और आपको पता है कि कोई भी चिन्ह इस समानुपाती चिन्ह में तो यूज किया नहीं जाता, कोई फार्मूला नहीं यूज किया जाता, इसके लिए बराबर लाएंगे ना। और जैसे ही बराबर लाएंगे कोई कांस्टेंट k एंट्री मारेगा, नियतांक जिसको बोलते हैं, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि इस सूत्र से तो 2 आवेश के बीच आप बल निकाल सकते हैं, Q1 Q2 R का मान रख देंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में, K का मान रख देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सेम आवेश सेम दूरी पे रखेंगे, हवा में, पानी में या किसी और माध्यम में, तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग बल लगता है। क्यों? Q1 भी सेम, Q2 भी सेम, दोनों के बीच की दूरी भी सेम। वो इसलिए बल लगता है अलग अलग क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए K अलग अलग होता है। K और K जो होता है बच्चों समझिए, जो K होता है, यहां मैं बता दूं हवा के लिए, K हवा के लिए, एयर के लिए, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसे आप एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष परावैद्युतता।
ये होता है मेरे बच्चों। मैं यहां लिख भी दूं, थोड़ा मैं समझा भी दूंगा। वैसे एप्सिलॉन के बारे में डिटेल अगर चाहिए ना जानकारी, तो जो मैंने कोर्सेस एमिंग हाई एपेक किसी भी बैच में जाकर के जो कोर्स है वो पढ़ लीजिएगा, तो मैंने डिटेल बताया है। एक्चुअली अब सेलेनॉइड जो होता है ना, वो ये बताता है कि दो चार्ज के बीच कनेक्शन कैसा बन रहा है, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। ठीक है, ये साइनोट में वैल्यू कह रहा हूं। तो मेरे बच्चों हवा के लिए जो के होता है, वायु के लिए, वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां आप सेलेनॉइड का मान रख देंगे, 4 का पाई का जो 22/7 होता है वो 22/7 सब रख देंगे, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। तो आपको बगैर मतलब के टेंशन नहीं लेना, बस इतना याद रखना है कि हवा के लिए ये के होता है 9 इंटू 10⁻9 या 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हवा को छोड़ के अन्य माध्यम के लिए अगर के निकालना है, किसी और माध्यम के लिए, तो वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हवा को छोड़ के कोई और माध्यम के लिए निकालते हैं तो सर इतना तो समझ रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट आपने बताया सर कि वायु का जो वायु है, वायु हवा, वायु का प्रवैधुतता है, यही ना आपने बताया सर? हाँ ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर जो है बच्चों, इसको जिस माध्यम का के निकाल रहे हैं उसका अपेक्षिक प्रवैधुतता बोलते हैं। जैसे वायु का जैसे प्रवैधुतता हुआ, वैसे ही अन्य माध्यम का, किसी और माध्यम का होता है अपेक्षिक प्रवैधुतता। अपेक्षिक प्रवैधुतता, ठीक है, अपेक्षिक प्रवैधुतता होता है। ओके, जिसको आप एप्सिलॉन आर से दिखा रहे हैं वहां पे, तो वो है यहां पे के, यहां पे ई आर, एप्सिलॉन आर। तो हवा के लिए हो गया 1/4 पाई, और हवा का प्रवैधुतता किसी और माध्यम के लिए हो गया 1/4 पाई हवा का प्रवैधुतता, और जिस माध्यम का के निकाल रहा है उसका एप्सिलॉन आर यानी अपेक्षिक प्रवैधुतता। तो इतना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मान तो 9 इंटू 10⁻9 है। अगर इसको छोड़ दे तो बाकी बचा हुआ का तो मान पता है 9 इंटू 9, तो इतना का मान हो गया, ऊपर में आ गया 9 इंटू 10⁻9, नीचे में बच गया ई आर। समझ में आया? कुछ नहीं आइडिया लगा? चलिए मैं समझाता हूं, देखिए सुनिए। कूलॉम के नियम से बल निकालना है, बल का फॉर्मूला लगाएंगे K=1 Q2/r²। तो हवा के लिए K होगा, हवा में अगर आवेश रखा हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या ये बोलिए। लेकिन किसी और माध्यम में रखा हुआ है तो ये बोलिए या ये बोलिए, एक ही चीज है बस। किसी और माध्यम का ये वाला वैल्यू दिया रहेगा, वो क्वेश्चन जब करते हैं तो पता चलता है। क्लियर? और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये तो समझ गए कि हवा का प्रवैधुतता है, और किसी और माध्यम के लिए जो अपेक्षिक प्रवैधुतता होता है एप्सिलॉन आर, उसका मान होता है उस माध्यम का प्रवैधुतता। जैसे कि मान के चलिए हम पानी का निकाल रहे हैं अपेक्षिक प्रवैधुतता, ये तो वो होगा पानी का प्रवैधुतता बटा हवा का प्रवैधुतता, ये होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये होता है। इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता, इकाई रहित, इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट इकाई इसमें नहीं होता, इकाई रहित होता है ये, इकाई इसमें होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों देखो ना, ऊपर ही प्रवैधुतता नीचे प्रवैधुतता, कट ना जाएगा, तो इससे कहीं नहीं होता। और पानी का प्रवैधुतता लगभग 80-81 होता है, ठीक है। और धातु का अनंत होता है, धातु का अनंत। और अगर मैं बात करूं वायु का अपेक्षिक प्रवैधुतता, तो वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि वायु का अपेक्षिक प्रवैधुतता निकालेंगे तो ऊपर में वायु का प्रवैधुतता, नीचे में तो वायु होता ही है। जैसे जिस माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतता निकालते हैं उस माध्यम में उसका प्रवैधुतता, नीचे में हवा, तो हवा का निकाले तो ऊपर में हवा, नीचे में तो हवा होता है, तो हवा कट के बंद हो जाएगा ना। देखिए समझिए, समझ में आएगा। यहां से मैं लिखा हुआ दिखाता हूं, देखिए कूलॉम का नियम। पहले कहता क्या है कूलॉम का नियम, ये देखिए, पढ़िए। कह रहा कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 का समानुपाती होगा, ठीक। और बीच का जो दूरी वर्ग है r, उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा मैंने बोला समानुपाती हटेगा तो k आएगा, तो आ जाएगा F बराबर K=1 Q2/r²। लेकिन हवा के लिए k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9, और अन्य माध्यम के लिए k होता है 1/4 एप्सिलॉन × एप्सिलॉन r। तो इतना का मान तो सबको पता है 9 × 10⁻9, बीच में बच गया एप्सिलॉन r। तो वो अलग अलग माध्यम में जब बल पूछेगा तो k का मान अलग अलग रखेंगे। हवा जनरली जो हवा में पूछता है तो वो रखेंगे। अब मैंने बोला कि एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वायु का विद्युतशीलता या वायु का प्रवैधुतता, जो भी बोलिए, जिसको आप निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, उसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। और यहाँ जो एप्सिलॉन r है, तो जिस भी माध्यम में हम बल निकाल रहे हैं उसका ही अपेक्षिक प्रवैधुतता होता है, ठीक है। और अपेक्षिक प्रवैधुतता को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। एक तो मैंने बताया कि जिस भी माध्यम का निकाल रहा है उसका प्रवैधुतता बटा हवा का प्रवैधुतता, और एक और कि मेरे बच्चों कि
आवेश के बीच जो हवा में बल लग रहा है वो, और जिस माध्यम का प्रवैधुता निकाल रहा है उसमें बल लग रहा है वो, दोनों का अनुपात ये देखिए एप्सिलॉन आर का मान, हवा में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात ये होता है। तो कूलॉम का नियम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार इसको और रिपीट करिएगा दोबारा में समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी में मेरे बच्चों एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है वैद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या यह अध्यारोपण का सिद्धांत बता दूं खट से? चलिए बता देता हूं, देखिए समझिए क्या होता है। जैसे समझिए दो आवेश के बीच बल निकालना है, कूलॉम का नियम लगा दिया, ढिचकाएं करके निकाल लीजिएगा। कैसे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन दो से अधिक आवेश हो तो दो से अधिक आवेश बल के लिए बीच बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई होता है। यह कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, समझिए कि अगर हमारे पास बहुत सारा आवेश है, जैसे ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश, और इस पे हमको बल निकालना है, Q0 आवेश पे बल निकालना है, तो Q0 पे ये Q1 भी बल लगाएगा इधर, Q2 भी बल लगाएगा बच्चों इधर, और Q3 भी बल लगाएगा इधर, या Qn है तो Qn भी बल लगाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस पे जो कुल बल लगेगा ना, इस पे वो ये जो बल लगाया, ये जो बल लगाया, ये जो बल लगाया, सारे बलों का योग होगा। उसमें भी बल सदिश राशि होता है तो सदिश योग होगा। जैसे हम कोई आवेश और हमारे बगल में और 75 गो आवेश और हम पे कुल बल निकालना है, तो हम पे वो आवेश भी बल लगाएगा, वो भी लगाएगा, वो भी लगाएगा। तो हम पर जो कुल बल होगा, जो अलग अलग आवेश बल लगाया, सबका सदिश योग के बराबर होगा। यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये देखिए पढ़िए, वैद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। करा विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल आवेश निकाय के आवेशों के द्वारा लगने वाला अलग अलग बल, ये जो आवेश निकाय है उसके द्वारा जो अलग अलग बल लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, सबका सदिश योग के बराबर होता है। यानी जो टोटल बल होगा F1 F2 सबका सदिश योग, वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर जोड़ देंगे। क्लियर? कूलॉम का नियम तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट करिए। कूलॉम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा आवेशों के गुना का समानुपाती, और उसके बीच का जो दूरी रहेगा उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? चलिए ठीक है। अब बाकी के जब करेंगे तो के का तो मान अलग अलग होता है। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा टर्म में आ जाते हैं, जैसे आवेश का मात्रा, कूलॉम के नियम का सीमा, ये सब जो कि सब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला मेरे बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये SI मात्रक तो कूलॉम होता है, हर कोई जानते हैं ना। लेकिन इसके अलावा CGS मात्रक में होता है स्टैट कूलॉम, या ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सब होता है मेरे बच्चों अलग अलग। तो याद रखिएगा स्टेट कूलॉम को ही ESU बोलते हैं, और एक और होता है EMU भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये संबंध याद रखिएगा कि एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम या 0.1 EMU होता है। बच्चा गलती कहां करेगा? जब पूछ देगा कि एक कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम, बच्चा बता देगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। लेकिन अगर वही बोल दे, समझिएगा, अगर वही बोल दे एक कूलॉम में इतना स्टेट कूलॉम, तो एक स्टेट कूलॉम में कितना कूलॉम है, अगर वो बोल दे तो बच्चा मिस्टेक कर देगा। वो वहां भी बोल देता है रट्टे वाला बच्चा 3 × 10⁹, लेकिन आप रट्टे वाला ना, आप पढ़े वाला ना है। तो एक कूलॉम में बच्चों जब इतना स्टेट कूलॉम, तो एक स्टेट कूलॉम में पूछेगा तो इसको इधर भाग में ना भेजेंगे, इधर इसको 3 × 10⁹ को, तो आ जाएगा 1/3 × 10⁹, यानी 1/3 × 10⁻⁹ कूलॉम। तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि एक कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम पूछ रहा है, या एक स्टेट कूलॉम में कितना कूलॉम पूछ रहा है, ये ध्यान दे लीजिएगा। वैसे इसको भी देख सकते हैं। ठीक, इकाई क्लियर? दूसरा होता है बच्चों कूलॉम के नियम का सीमा। देखिए दो आवेश के बीच कूलॉम का नियम तो हंस के लगा दिए, ये आवेश का जो बल लगेगा वो आवेश के गुना का समानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन वो हमेशा नहीं लगा सकते हैं कूलॉम का नियम, उसका भी कुछ सीमा है भाई जी, समझ रहे हैं? और उसका जो सीमा है वो ये कि पहला जिन आवेश के लिए बल लगा रहे कूलॉम का नियम, वो दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब जितने, जैसे कि मानकर चलिए एक आवेश आपको ऐसे रॉड को आपने आवेशित कर दिया, एक ऐसे कोई डिस्क को आवेशित कर दिया और नजदीक में रख दिया, तो ये दोनों बिंदु आवेश नहीं होगा। अगर इस पे कोई चार्ज दिया है Q1, इस पे दिया है Q2, कुछ मान लीजिए 30 कूलॉम दिया है, और दूरी भी दे दिया, और पूछेगा बल, कूलॉम के नियम से बल निकाल देंगे Q1 Q2 बार स्क्वायर से, तो निकाल तो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिंदु आवेश नहीं है।
वो बिंदु आवेश होना चाहिए। सर बिंदु आवेश का मतलब बिंदु होना चाहिए? नहीं, बिंदु आवेश का मतलब बिंदु नहीं होता। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है ना कि जितने दूरी पे आवेश रखे हैं, तो आवेश का जो दूरी है ना, उसके अपेक्षा आवेश जिस वस्तु पे उसका साइज छोटा होना चाहिए, या वस्तु आवेश जो फैला हुआ है वो कम जगह में फैला होना चाहिए। जैसे अगर यही दोनों वस्तु को हम काफी दूर पे रख देंगे तो फिर बिंदु आवेश हो जाएगा। तो पहला कि आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, दूसरा कि अस्थिर रुका हुआ आवेश होना चाहिए, चलते हुए आवेश नहीं होना चाहिए। कूलॉम का नियम तभी लगता है बच्चों जब आवेश हमारा स्थिर हो, रुका हुआ हो। देखिए रुके हुए आवेश के लिए कूलॉम का नियम लगता है, दोनों आवेश रुका हो। बस एक भी रुका एक चलेगा तो भी लग जाता है तिरंबाजी करके, बट हम लोग बोलेंगे कि रुका हुआ हो, ठीक है। और एक सीमा और होता है इसका कि जिस आवेश के लिए कूलॉम का नियम लगा रहे हैं ना, उस आवेश के बीच का जो दूरी होता है, ये नाभिकीय दूरी, नाभिक का जो दूरी होता है 10 का पावर -15 मीटर, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे भी छोटा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो कूलॉम का ये नियम है मेनली पहला, तीसरा याद रखिएगा। और एक कूलॉम्बियन बल का गुण, कूलॉम के तो पहला देखिए आवेश के बीच बल लगता है तो विद्युतीय बल होगा। उसके बाद केंद्रीय बल भी होता है। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि जो दोनों आवेश है ना, कूलॉम्बियन बल का गुण पूछता है, या आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका गुण पूछता है जो भी। तो पहला तो आवेश के बीच बल है तो विद्युतीय बल है, दूसरा केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब जिस वस्तु को आवेशित किया उसका जो केंद्र है ना, तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर ही बल लगेगा, या तो आकर्षित या विकर्षित जो भी, लेकिन केंद्र वाले रेखा की ओर लगेगा। ऐसा नहीं कि किसी पे इधर लग गया किसी पे इधर लग गया, वैसे नहीं, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसलिए केंद्रीय बल है। संरक्षी बल भी है। संरक्षी आपको पता होगा कि जिस बल के कारण जो कार्य करना पड़े वो किस रास्ता से लेके जा रहे उस पर नहीं निर्भर करे, शुरू वाले बिंदु और बाद वाले बिंदु पर निर्भर करे, ठीक है। वैसे ये सब डिटेल पढ़ना है ना मेरे बच्चों। देखिए मैं अपनी तरफ से सलाह ही दे सकता हूं, जबरदस्ती नहीं। आप एक बार एमिंग हाई का कोर्स जाके करिए, मजा आ जाएगा, कहोगे वाह सर क्या बात है। ठीक है, अगला, यह आकर्षण विकर्षण दोनों के गुण का होता है, पता ही, आकर्षित भी करता है विकर्षित भी। और एक होता है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वगैरह में अब पूछने लगा, नीट वगैरह कई बच्चा पूछता है। देखिए कूलॉम के नियम का अदिश स्वरूप तो सबको पता है, K(Q1 Q2 बाई r², जो बल का लगता है उसका मान। लेकिन अगर दिशा सदिश स्वरूप मतलब दिशा भी उसमें रहे, तो अगर हम बल को दिशा के रूप में लिखते हैं F(2)1, यानी 2 पर बन के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। तो जब F(2)1 सदिश निकालते हैं तो यहां एक मेरे बच्चों एकांक सदिश लिखना पड़ता है r(1)2, r(1)2 कैप का मतलब एकांक सदिश, ये ध्यान रखिएगा बस, कि रहेगा वही K(Q1 Q2 बाई r², K का जो मान होना है वही होगा 1/4π या जो भी। लेकिन अगर बल निकालना तो है एक एकांक सदिश लगाना पड़ेगा F(2)1 के लिए r(1)2 कैप, ठीक है। लेकिन यहां गलती नहीं करते हैं बच्चे, गलती कहां करेंगे कि कई बार ये कैप यानी एकांक सदिश के जगह पर यहां सदिश दिया रहेगा, जैसे r(1)2 कैप के जगह पर r(1)2 वेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां क्यूब हो जाता है। बस ये गलती मत करिएगा कि सदिश दिया है तो नीचे में क्यूब, और कैप है यानी कि ये एकांक सदिश है तो नीचे में r²। बस अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर। सेम यहां r³ होगा, मिस्टेक से r² कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। ओके, अब एक आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे जिसका नाम है विद्युतीय क्षेत्र। यहीं पे समझा देता हूं। हम लोग तो इतना समझ गए आवेश के बीच लगने वाला बल और क्या क्या पढ़ लिए, ठीक ठीक। अब आते हैं विद्युतीय क्षेत्र पे कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से निकलता है। देखिए आवेश समझ गए, आवेश करने का विधि समझ गए। जब मैं बोलता हूं आवेश करने का विधि, दिमाग में सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक, यस। आवेशन का तरीका जान गए, चालन, प्रेरण और घर्षण। कूलॉम का नियम भी जान गए, आवेश के बीच बल निकालते हैं उसके जरिए। आवेश का गुण में क्वांटमीकरण को भी जान गए कि क्वांटमीकरण ये कहता है कि आवेश जो है किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मेरे बच्चों पूर्णांक गुणज रहेगा, ये जान गए ना। आवेश के बीच कितना बल लगेगा कूलॉम के नियम से जान गए। लेकिन क्यों बल लगेगा और ये क्यों बल लगेगा, इसी का आंसर होता है विद्युत क्षेत्र। जैसे कोई भी अगर आवेश रखते हैं ऐसे करके, तो इसके चारों ओर ना मेरे बच्चों जाने अनजाने में एक क्षेत्र बनता है इसके चारों ओर, और उसी क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र।
इसमें अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा, या इसके तरफ भी तो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा। तो बोल सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का एक जगह जिसमें कोई दूसरा आवेश रखते हैं, तो ये दूसरा आवेश बल अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना उसका मजबूती, उसका स्ट्रेंथ, उसको तीव्रता कि कितना मजबूत है। जैसे किसी आवेश से अगर हम दूर चलते चले जाएंगे, कोई बिंदु आवेश है उससे हम दूर जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मजबूती कमते जाएगा, क्योंकि दूर जाने पे बल कम लगेगा आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र कम गया। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कैसे नापते हैं, और इसके लिए वैज्ञानिक लोग बता के गया है। वैज्ञानिक लोग कहा कि देखो, विद्युत क्षेत्र के कारण ही किसी आवेश पे बल लगता है, तो बले के आधार पर ना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बता दो, यानी विद्युत क्षेत्र की मजबूती बता दो। उन्होंने कहा कि मान के चलिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक, और इस जगह पे मान के चलिए इस जगह पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, तो जहां भी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना वहां +1 कूलम्ब का आवेश रखिए, या रखते या रखा जाता, तो उस पे जो बल लग रहा है 1 कूलम्ब के आवेश पे, उसी बल को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो सर इसका मतलब कहीं भी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना हो तो वहां 1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, उस पे जो बल लगेगा उसको बोलेंगे। देखिए, 1 कूलम्ब पे आवेश रखेंगे, उस पे जो बल लगेगा उसी को बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवेश रखेंगे, अरे भैया रखते तो जो लगता, रखने पे जो लग सकता था उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो बच्चे बोलेंगे सर 1 ही कूलम्ब क्यों? तो देखिए, कोई भी चीज जब बनाया जाता है तो एक ही पर बनाया जाता है। जैसे 1 सेकंड में जो दूरी चलता है उसको चाल बोलते हैं, 1 सेकंड में जो वेग बदलता है उसको त्वरण बोलते हैं, तो एक ही लेते हैं ना। तो वैसे ही 1 कूलम्ब आवेश पे जो बल लगेगा उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। सर क्यों कूलम्ब नहीं रख सकते? क्यों नहीं, क्यों भी रख सकते हैं, 5 कूलम्ब 10 कूलम्ब कुछ भी रख सकते हैं, उस पर भी बल लगेगा, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, वो 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल को बोलते हैं। मतलब कि अगर विद्युत क्षेत्र यहां पे E है, इसका मतलब 1 कूलम्ब आवेश पे जो बल लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? जल्दी बोलिए, E के बराबर लगेगा। क्लियर? विद्युत क्षेत्र अगर E है तो 1 कूलम्ब आवेश पर जो बल लगेगा वो E। जैसे कोई बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र 20 है, तो इससे यही मतलब निकल रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बताया ही गया कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल, और विद्युत क्षेत्र 20 है, इसका मतलब अगर 1 कूलम्ब आवेश रखेंगे तो उस पर 20 बल लगेगा। तो बच्चा बोलेगा सर 3 कूलम्ब रखेंगे तो नहीं बल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 3 पे भी लगेगा। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता 20 है, यानी 1 कूलम्ब पे 20, तो 3 कूलम्ब पे 60 भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बोलते हैं 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अगर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यहां E है, इसका मतलब 1 कूलम्ब पे बल E लग रहा होगा, और Q कूलम्ब का आवेश रखेंगे तो उस पे बल QE लगेगा ना। 1 कूलम्ब पे E तो Q कूलम्ब पे QE, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर E है तो E का मतलब होता है 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल, तो Q रखेंगे तो QE। तो इसलिए फॉर्मूला आता है F बराबर Q इंटू E। ठीक है, आइडिया लग गया? ठीक है, तो F बराबर Q इंटू E, तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है E बराबर F बाई Q। यहां से E निकालेंगे तो F बाई Q आ जाएगा, और यहां से E का मात्रक निकालेंगे तो ऊपर में F का न्यूटन है, आवेश का कूलम्ब, तो यहां से हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। आवेश का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, इसका न्यूटन, इसका कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब। या आगे जाके पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी होता है मात्रक, और यह सदिश राशि है, क्योंकि ऊपर में F है, बल है, तो यह सदिश राशि हो गया विद्युत क्षेत्र। क्लियर? समझ में आ गया? आवेश के चारों ओर का जगह जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पे अगर बल लग रहा तो समझिए कि वहां विद्युत क्षेत्र है। क्लियर? यस। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का तीव्रता समझ में आ गया, मजबूती या स्ट्रेंथ। कहीं भी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना, वहां 1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, उस पर जो बल लगेगा उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। और E का मतलब 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल, तो Q कूलम्ब रखेंगे तो उस पर बल लगेगा Q इंटू E। तो फॉर्मूला आ गया F बराबर Q इंटू E, या E बराबर F बाई Q, मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, चलिए, अब होता है मेरे बच्चों दिशा, कि विद्युत क्षेत्र जब सदिश है तो उसका दिशा क्या होगा। तो अगर कोई धन आवेश यानी प्लस है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र अगर इस जगह पे निकालना हो तो हमेशा धन से दूर होगा ऐसे। अच्छा, दिशा के पहले एक चीज और, दिशा के पहले एक बात और, ये तो समझ गए कि किसी विद्युत क्षेत्र E में अगर Q कूलम्ब का आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा Q इंटू E। लेकिन अगर कोई Q आवेश है, उससे और दूरी पर इसका खुद का विद्युत क्षेत्र निकालना हो, इसका खुद का, तो वो होता है बच्चों KQ/R²। याद रखेंगे क्या कि कहीं भी अगर Q आवेश है, उससे उसका विद्युत क्षेत्र खुद का R दूरी पर निकालेंगे तो वो KQ/R² होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए, इसके कारण अगर यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना तो यहां 1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, उस पर जो बल लगेगा उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा?
Q1 हो गया Q के बराबर, Q2 हो गया 1 के बराबर बाई आर स्क्वायर, यानी KQ बाई आर स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ बाई आर स्क्वायर उत्पन्न होता है। और मैंने क्या बोला कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई Q आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा Q इंटू E। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर कोई प्लस आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा KQ बाई आर स्क्वायर का r दूरी पे। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तो इतना उत्पन्न होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से दूर होता है। अगर यहां निकालेंगे तो प्लस से दूर, यहां निकालेंगे तो प्लस से दूर, यहां निकालेंगे तो प्लस से दूर, यहां निकालेंगे तो प्लस से दूर। तो यह भी बात याद रखिएगा कि किसी भी धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा प्लस से दूर होता है। और माइनस आवेश अगर है, कोई माइनस आवेश जैसे हो गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो माइनस की ओर होगी। अगर यहां निकालना है तो माइनस की ओर, इस जगह पे निकालना है तो माइनस की ओर, यहां निकालना है 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 माइनस की ओर, यहां माइनस की ओर, यहां माइनस की ओर, मतलब माइनस की ओर। समझ में आ गया बच्चों? आइडिया लग गया? प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस आवेश से मेरे बच्चों विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर। ओके ओके, ठीक है। अगले पॉइंट पे अब आता हूं, नेक्स्ट पे। ये तो हो गया कि आवेश के खुद का जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका किधर दिशा होगा। अब अभी जो हम बोल रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस आवेश रखें या माइनस, बल तो लगेगा Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि ई होता है 1 कूलम पे लगने वाला बल, तो Q पे Q इंटू ई लगेगा। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस आवेश रखेंगे तो प्लस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में, और माइनस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्लियर इतना? चलिए सबको मैं दिखा दिए देता हूं यहां पे। इसको पढ़िए, नोट्स को जरा पढ़िए तो इसको आराम से, हो सके तो क्लास को रोक के पढ़िए, लेकिन इसको पढ़िए आराम से, जरा ट्राई करिए। तो इसको पढ़ने का क्या कहा जा रहा है, आराम से ट्राई करिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्राई करिए। देख रहे हैं? देखिए, पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में कहा गया कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर विद्युतीय बल लगता है। ठीक है, ओके। अब उसके तीव्रता के बारे में बताया गया है। क्या बोला गया तीव्रता के बारे में? देखिए कि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर +1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। यानी कहीं भी तीव्रता निकालना है, जैसे यहाँ पे तीव्रता अगर ई है तो ई का मतलब हुआ कि 1 कूलम पे बल लग रहा होगा ई के बराबर। तो Q कूलम का आवेश रखें तो बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई, या ई बराबर F बाई Q। SI मात्रक तो F का ऊपर में न्यूटन, आवेश का कूलम तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है। उसके बाद अगला मैंने बताया कि कोई बिंदु आवेश Q है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र अगर r दूरी पर निकालना हो तो वो होता है KQ बाई आर स्क्वायर। के तो आप लोग जान ही रहे हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K का मान। ठीक। अब यहां पे मैंने 2 नोट में लिखा। पहला कि अगर कोई धन आवेश है प्लस, तो इसके कारण इसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो धन से दूर होगा, आवेश से दूर। ऋण आवेश के कारण उसका विद्युत क्षेत्र ऋण की ओर होगा। ठीक है। नोट, दूसरा नोट, जब कोई Q आवेश को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, देखिए Q को E में रखते हैं तो उस पर बल तो Q इंटू ई लगेगा, लेकिन अगर वो आवेश धन हुआ पॉजिटिव तो उस पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा। ठीक है। ऋण हुआ तो ऋण पर मेरे बच्चों विपरीत दिशा में, जिधर क्षेत्र है उसके विपरीत में। इतना क्लियर? अब इस विद्युत क्षेत्र को बढ़िया से समझाने बताने के लिए आता है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने के लिए। चलिए वो पहले समझा देता हूं, फिर उसका लिखा हुआ भी दिखा दूंगा। समझिए विद्युत बल रेखा क्या होता है। देखिए, जैसे अभी हम लोग बोले ना कि यहां पे प्लस आवेश है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र इधर दूर होगा, यहां पे 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 इधर दूर होगा, यहां इधर दूर, यहां इधर दूर। तब बार बार क्या हम लोग बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होगा, दूर होगा। बड़ा गजब लगता है सुनने में ना कि विद्युत क्षेत्र दूर होगा, विद्युत क्षेत्र दूर होगा, दूर होगा। तो ये जो बार बार हम बोल रहे हैं दूर होगा, इसको एक रेखा से मिला दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है। और जब इसको एक रेखा से मिला दिया जाता है ऐसे करके, इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखा। आइडिया लग गया? विद्युत बल रेखा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो बार बार बोल रहे हैं यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, तब बार बार कितना लाइन दिखाएं, उसी को एक रेखा से मिला देता हूं, उसको बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तब विद्युत बल रेखा कुछ नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने का मात्र एक तरीका है। समझ में आ गया? मात्र विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने का बस एक तरीका है विद्युत बल रेखा। क्लियर? जैसे मान के चलिए विद्युत क्षेत्र अगर इधर जा रहा है,
समझिएगा, विद्युत क्षेत्र अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको हम एक रेखा से ऐसे मिला देंगे और इसी को बोलेंगे विद्युत बल रेखा। अब देखिए कोई धन आवेश है तो उससे क्या होता है मेरे बच्चों, विद्युत बल रेखा धन से निकल के उससे दूर जाता है। लेकिन वहीं कोई ऋण होता, आपको पता है कि ऋण के लिए विद्युत क्षेत्र ऋण की ओर आता है। देखिए ऋण की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऋण की ओर आता है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे। यानी बोल सकते हैं कि ऋण आवेश में विद्युत बल रेखा आता है और धन आवेश में धन से निकल के अनंत को जाता है, ऋण के लिए अनंत से माइनस में आता है। एक्चुअली ना विद्युत बल रेखा हमेशा ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो अनंत का विभव होता है 0 और कोई धन आवेश है तो इसके बगल में मान लीजिए 10 वोल्ट विभव है, प्लस 10 वोल्ट। तो देखिए उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, 10 से तो 0 कम ही ना है, निम्न ही है ना, तो उच्च से निम्न जा रहा है। यहां भी देखिए मान लीजिए अनंत का विभव 0 वोल्ट और यहां मेरे बच्चों -10 वोल्ट। तो यहां भी देखिए इसका विभव उच्च है, इसका निम्न है। 0 से तो -10 छोटा ही ना, -10 क्यों हुआ, क्योंकि निगेटिव कारण -10। तो यहां भी देखिए उच्च से मेरे बच्चों निम्न आ रहा है। तो हमेशा विद्युत बल रेखा हमेशा उच्च से निम्न जाता है। वहीं मेरे बच्चों अगर एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश है तो प्लस माइनस में क्या होगा कि प्लस से तो विद्युत बल रेखा निकलेगा, लेकिन अब अनंत जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बगल में ही माइनस मिल गया तो माइनस में यहीं से यहां घुस जाएगा, 2 से। कट नहीं करता, ऐसे करके डायग्राम ऐसे कट मत कर दीजिएगा, विद्युत बल रेखा कट नहीं करता, वो ही बताता हूं कैसे। ओके बच्चों, क्लियर ये चीज आइडिया लग गया। तो ऐसे होता है, तो देख लीजिए इसको भी एक बार, विद्युत बल रेखा को भी देख लीजिए, फिर विद्युत फ्लक्स बचेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत बच गया, वो भी सुन ही लीजिए। विद्युत क्षेत्र तो जान गए, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र K3/r² उत्पन्न होता है। अध्यारोपण ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 आवेश हो, इस बिंदु पर हमको टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 आया, इसके कारण E2, इसके कारण EN, तो सबका जो विद्युत क्षेत्र आया E1 E2 EN सबका सदिश योग कर देंगे। मतलब अलग अलग आवेश हो और किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सबका विद्युत क्षेत्र निकाल के अलग अलग उसका सदिश योग कर देंगे। जैसे बल का अध्यारोपण में हुआ था कि अलग अलग के कारण बल लगा, उसको सदिश के जैसा जोड़ दिए, सेम यहां भी। चलिए ये देख लीजिए अब विद्युत बल रेखा। तो मैंने पहले बोला कि विद्युत बल रेखा क्या है, देसी जुगाड़ है विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने का। ठीक है, जैसे देखेंगे विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का ज्यामितीय विधि है। अलग अलग आवेश व्यवस्था के कारण विद्युत बल रेखा का आकार दिखाया गया। सिर्फ प्लस रहेगा तो प्लस से निकल के अनंत जाएगा, माइनस रहेगा तो अनंत में से माइनस में आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस से निकलेगा। इधर हम उल्टा कर दिए, इधर प्लस दे दिए, इधर माइनस दे दिए, उल्टा कर दिए हैं। तो प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, अगर इधर प्लस रहता तो इधर से इधर जाता। लेकिन वही प्लस प्लस हो ना, तो देखिए विद्युत बल रेखा कभी कट करता नहीं है, एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करता है। तो हम लोग क्या सोच सकते थे कि प्लस से ऐसे निकलेगा, ऐसे इधर से भी निकलेगा, दोनों कट कर देगा, लेकिन कट नहीं करता है कभी भी नहीं। तो होता क्या है भाई, तो होता ये है विद्युत बल रेखा के बारे में, होता ये है बच्चों कि यहां भी प्लस से निकलेगा, यहां भी प्लस से निकलेगा, यहां भी प्लस से निकलेगा और एक दूसरे से ऐसे एक तरीके से विकर्षण के जैसा ऐसे मुड़ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच से, ये देख रहे हैं ऐसा। और अगर माइनस माइनस रहेगा तो सेम ऐसा ही आकार मिलेगा, बस आएगा। प्लस से निकल के जा रहा था, माइनस में देखिए ऐसा आएगा, माइनस माइनस है कारण। ठीक है, और यहां पे इस फिगर का मतलब क्या है, क्योंकि इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे या उसमें देख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, तो ये जो यहां +2q लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा था, मैं लिखता हूं +2q और यहां q लिखा हुआ है, यानी -q, यहां +2q। ठीक है, तो ये आवेश ज्यादा, ये आवेश कम है। ये कम इसलिए नहीं क्योंकि माइनस में है, मैं माइनस प्लस की बात नहीं करूं, मैग्नीट्यूड मान, जैसे ये अगर q है, ये 2q है, तो ये ज्यादा हो गया ना। तो जो ज्यादा आवेश होता है उससे ज्यादा विद्युत बल रेखा निकलता है या घुसता है, और जो कम है उसमें कम घुस रहा है। जैसे निगेटिव कम है तो इसमें कम आया, इससे देखिए ज्यादा निकल रहा है। गिनिए 1 2 3 4 गिनिएगा लाइन, तो ये ज्यादा होगा। और यहां पे ये दिखाया गया कि अगर दोनों आवेश समान मान का हो। अच्छा एक चीज और, अगर इसमें माइनस होता तो इसमें अगर माइनस ज्यादा होता तो माइनस में ज्यादा आता, प्लस से कम निकलता। और यहां अगर समान मान होता, ऐसे देखिए बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे तो मुड़ेगा विद्युत बल रेखा, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच से मुड़ेगा, इसमें दिखाया गया बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे। लेकिन अगर इसमें ये वाला ज्यादा हो और ये वाला कम हो, या ये वाला कोई भी ज्यादा हो, तो ये ज्यादा रहेगा तो इसके बल रेखा को धक्का दे देगा, ये ज्यादा रहेगा तो इसको धक्का दे देगा। यानी अगर ये वाला ज्यादा हो तो ऐसे करके मुड़ेगा इसके नजदीक से, और इसका हल्का सा ऐसे हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच से ना मुड़ के ना, ये इसको धक्का दे देगा, ज्यादा वाला कम वाला को धक्का दे देगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, एक और शॉर्ट नोट्स देखिएगा तो आइडिया लग जाएगा। अब इसका गुण से मेरे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पहला, विद्युत बल रेखा का जो दिशा होगा वो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा विद्युत बल रेखा पे स्पर्श रेखीय होगा ना। अभी ना बताएं कि देखिए
अभी ना बोले कि अगर इधर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखा इसको मिला देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इस पे विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर हुआ, स्पर्श रेखीय ना, स्पर्श ऐसे नहीं कट कर रहा है, स्पर्श रेखा से ना पास कर रहा है, यानी जिधर जिधर बल रेखा जा रहा है उधर उधर विद्युत क्षेत्र का दिशा है। पहला योग है। दूसरा देखिए, विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म होता है, कभी बीच में नहीं जाता, वो मैंने फिगर में दिखाया, प्लस से निकलेगा माइनस पे खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा तो सिर्फ प्लस रहेगा तो अनंत में जाएगा, वो अलग बात है, सिर्फ माइनस रहेगा तो अनंत से आएगा, लेकिन प्लस माइनस हो तो प्लस स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म होगा। अब बीच में ऐसा नहीं कि कोई आवेश नहीं फिर भी अपने आप खत्म हो गया या शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता, वही कह रहा है कि बीच के जगह से ना तो शुरू होता ना खत्म होता है अगला, ठीक है। दो विद्युत बल रेखा कभी कट नहीं करता ऐसे, वो मैंने बताया क्यों नहीं कट करता वो समझिए। मान के चलिए कि ये रेखा है और ये रेखा दोनों कट कर दिया, ठीक, तब पहला वाला जो रेखा है उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र का दिशा ये होगा, और दूसरा वाला रेखा के अनुसार विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा, क्योंकि जिधर रेखा गया उधर दिशा होगा, अगर ये रेखा इधर जा रहा तो इधर होगा, ये रेखा गया तो इधर होगा। तो एक ही जगह पर दो दो विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसे संभव है? नेट विद्युत क्षेत्र तो कहीं एक ही तरफ ना होगा, तो इसलिए दो विद्युत बल रेखा कभी कट नहीं करता है, ठीक है। वही लिखा है कि कट करेगा तो दो दिशा संभव हो जाता है, जो कि असंभव है। अगला, कभी भी बंद लूप नहीं बनाता विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होगा कि प्लस से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा, माइनस पे खत्म होगा, कुछ ऐसा, प्लस आवेश यहां से शुरू होगा और माइनस पे जाकर मेरे बच्चों खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बंद लूप बनाया, ऐसे गया लौट के आया, ऐसे कभी नहीं होता है। तो वही कहता कुंडली नहीं बनाती है, ठीक है। और ना ही एक ही आवेश से शुरू का, ऐसा नहीं कि प्लस से शुरू हुआ गया लौट के प्लस पे खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट, विद्युत बल रेखा बीच में अचानक नहीं टूटता, ये भी तो पता है, जा रहा है तो मेरे बच्चों अचानक नहीं टूटेगा, यह मूर्ता लिख रहे हैं, बीच से अचानक नहीं मुड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहा है और एकाएक ऐसे कोना बना के मुड़ गया, कोना बना के नहीं मुड़ेगा। अगर रेखा जा रहा है तो ऐसे ऐसे चिकना स्मूथली मुड़ेगा, कैसे साइकिल मुड़ाते हैं टर्निंग पे, ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहा है, एक हैंडल को ऐसे कर दिया, वैसे नहीं, ठीक है। अगला, चालक के सतह पर, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है कि ये वाला इंपॉर्टेंट गुण है, एक वो काटने वाला का है कि ये इंपॉर्टेंट गुण है, तीसरा छठा से सब इंपॉर्टेंट है कि चालक के सतह पर हमेशा विद्युत बल रेखा लंबवत होता है, यानी कि अगर किसी चीज को हम आवेशित कर दिए, मान के चलिए इसको हम आवेशित कर दिए प्लस, तो इसके सतह पे विद्युत बल रेखा लंबवत होगा, ठीक है, ऐसे लंबवत रहेगा, ऐसे सतह पर लंबवत रहेगा, तिरछे नहीं, ऐसा नहीं कि सतह, तो देखिए सतह पे इधर लंबवत होना चाहिए तो तिरछे ऐसे लंबवत होगा, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे हो जाए। हमेशा किसी भी चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत हो, आगे जाके भले मुड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन यहां पे लंबवत रहेगा। और भाई माइनस रहेगा बच्चों तो माइनस में आएगा, जैसे प्लस से निकला माइनस में मेरे बच्चों आएगा, लेकिन सतह पे लंबवत रहेगा। क्लियर मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक। अगला, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा अनुपस्थित होता है। ये जो चालक है ना, इसके अंदर में एक्चुअली विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, वो जीरो होता है। किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान जीरो होता है, तो विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया तो विद्युत बल रेखा तो अनुपस्थित ही होगा, तो वही कह रहा है कि विद्युत बल रेखा अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला गुण क्या है कि जैसे मान के चलिए ये हमारा विद्युत बल रेखा है, ठीक है, ऐसे विद्युत बल रेखा है, तो इस जगह पे विद्युत बल रेखा ज्यादा गढ़ा है, यानी ए बिंदु पर ज्यादा गढ़ा है, अब बी बिंदु पर कम गढ़ा है, तो ए बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और बी बिंदु का विद्युत क्षेत्र कम होगा। वही कह रहा कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता विद्युत बल रेखा के घनत्व के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा जहां गढ़ा रहेगा वहां विद्युत क्षेत्र हमेशा ज्यादा होगा। जैसे अगर ऐसा फिगर होता, ऐसा फिगर, और ये ए और ये बी, देखिए बी पे ज्यादा गढ़ा है तो बी पर अब विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता। और अगला, विद्युत बल रेखा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, जो मैंने बता दिया, मतलब अगर इधर से इधर आ रहा है तो इधर का विभव ज्यादा होगा, इधर का, इस फिगर में भी इधर से इधर आ रहा है तो ए का विभव ज्यादा होगा, बी का कम, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है। तो ये हो गया विद्युत बल रेखा। और इसमें बच्चों एक चीज और बचता है, फ्लक्स और गॉस थ्योरम। अब इसको समझ लीजिए कि क्या होता है विद्युत फ्लक्स और क्या है गॉस का प्रमेय, और इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, विद्युत फ्लक्स को जानने से पहले मेरे बच्चों आप पहले क्षेत्रफल सदिश जानिए, पहले विद्युत फ्लक्स ही जान लीजिए क्या होता है। कि जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, तो इसके कारण बोलते थे ना कि उस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत फ्लक्स किसी बिंदु पर नहीं निकाला जाता आवेश के कारण, वो ये बोला जाएगा ना कि अगर कोई सतह है तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो होता क्या है फ्लक्स कि अगर हमारे पास कोई सतह है ऐसे, तो इस सतह से लंबवत दिशा में, ये देखिए सतह से मेरे बच्चों लंबवत दिशा में
जितना भी विद्युत बल रेखा गुजर रहा है इस सतह से लंबवत दिशा में, जितना विद्युत बल रेखा गुजर रहा है उसी के संख्या को बोलते हैं हमेशा विद्युत फ्लक्स। यानी सर कि किसी सतह से छेद करके 90 डिग्री पर जितना भी रेखा गुजर रहा है विद्युत बल रेखा, जो अभी बताएं नहीं बताए थे विद्युत बल रेखा ऐसे 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 ऐसे, तो उसके संख्या को बोलते हैं। हाँ, ज्यादा विद्युत क्षेत्र रहेगा तो ज्यादा विद्युत बल रेखा गुजरेगा, क्योंकि गढ़ा विद्युत बल रेखा होगा तो ज्यादा गुजरेगा, तो ज्यादा फ्लक्स होगा। क्लियर? अब देखिए फ्लक्स को नापने के लिए एक टर्म आता है क्या बोलता है, एरिया वेक्टर, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। वो होता क्या है कि कोई अगर क्षेत्रफल है या कोई सतह है तो क्षेत्रफल सदिश का जो मान होगा वो तो क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे किताब है तो किताब का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका जो मान होगा वो तो क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन जो दिशा होगा क्षेत्रफल सदिश का वो इस पे लंबवत होगा क्षेत्रफल पे। तो वही क्षेत्रफल सदिश होता है कि किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी सतह का क्षेत्रफल सदिश का दिशा इस पे लंबवत होगा, मान क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है? और निकालते कैसे मान के, अच्छा एक चीज और, अभी जो मैंने बोला कि किसी सतह से लंबवत दिशा में जितना विद्युत बल रेखा पास करेगा उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि विद्युत बल रेखा लंबवत में ही पास करे? तिरछे भी तो पास कर सकता है, जैसे ऐसे तिरछे भी तो पास कर सकता है। तो तिरछे पास करेगा तब फ्लक्स को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि विद्युत बल क्षेत्र E और A इन दोनों के डॉट गुणनफल के बराबर। ये देखिए, देख रहे हैं, हमेशा कहा जाता है बच्चों कि विद्युत फ्लक्स जो मेजर किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र E जैसे होता है किसके बराबर, तो लंबवत दिशा में जितना बल रेखा पास किया उसको बोलते हैं। नापते कैसे हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फाई चिन्ह से। तो उसको नापा जाता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट गुणनफल। और अगर इन दोनों के बीच थीटा कोण है तो फ्लक्स का मान हो जाएगा E A cos थीटा, E डॉट A E A cos थीटा। जो भी जैसे A डॉट B A B cos थीटा वैसे E डॉट A E A cos थीटा। समझ में आ गया? आइडिया लग गया? तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। अब गॉस प्रमेय क्या होता है? तो इससे तो खैर हम लोग निकाल लेते हैं फ्लक्स, वो अलग बात है, लेकिन गॉस प्रमेय के जरिए भी फ्लक्स ही निकलता है, लेकिन वो अप्लाई होता है बंद सतह के लिए। जैसे कोई बंद सतह, मान के चलिए रूम देखिए चारों ओर से बंद है ना, जैसे कि वृत्त बंद नहीं होता, लेकिन वहीं अगर गेंद की बात करें, गोला चारों ओर से बंद होता है। तो गॉस का प्रमेय यह कहता है कि बंद सतह के अंदर कोई भी चार्ज है, मान के चलिए Q1, यहाँ Q2, बाहर में कोई चार्ज है Q3 और Q4, तो इस बंद सतह से जो फ्लक्स पास करेगा वो अंदर में जितना भी बंद चार्ज है उसका 1/ε0, जितना भी Q बंद का 1/ε0। समझ में आ गया आपको? समझिए फिर से क्या कर रहा है। ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि विद्युत फ्लक्स ये कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर बंद सतह है और उस बंद सतह से फ्लक्स निकालना है, गॉस प्रमेय ये कहता है कि बंद सतह से फ्लक्स निकालना, तो जो फ्लक्स होगा वो अंदर में जितना भी बंद है, हाँ, अंदर में जितना भी बंद आवेश है उसका 1/ε0, यानी जो फ्लक्स पास होगा वो अंदर में कितना बंद है, Q1 प्लस Q2, Q1 और Q2 तो Q1 प्लस Q2 का 1/ε0 होगा। यही कहता है गॉस का प्रमेय। बंद अंदर में, बाहर वाले आवेश से मतलब नहीं, अंदर में बंद आवेश का 1/ε0। ठीक है बच्चों? चलिए मैं दिखा देता हूं, पहले परिभाषा वगैरह देख लीजिए। चलिए पहले क्षेत्रफल सदिश देख लीजिए, दिख रहा है आपको? एकदम दिख रहा होगा क्षेत्रफल सदिश। क्या दिख रहा है? देखिए, क्षेत्रफल सदिश लिखा हुआ है। क्षेत्रफल सदिश किसी सतह का संगत सदिश होता है, मतलब उस सतह से जुड़ा हुआ सदिश होता है जिसका परिणाम सतह का क्षेत्रफल और दिशा लंबवत होता है। ठीक है? एक होता है घन कोण। घन कोण भी जान लीजिए, घन कोण क्या होता है, बस गॉस का प्रमेय का जो प्रूव होता है ना उसमें यूज होता है घन कोण का। बस तो घन कोण क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए कोई रेखा है, ऐसे रेखा इस बिंदु पर जितना झुकाव उत्पन्न कर रहा है उसको तो कोण बोलते हैं, सिंपल कोण। इस कोण का भी मान पता है कि अगर इस रेखा का लंबाई L है तो थीटा बराबर L/R होता है, पढ़े होंगे, और त्रिज्या यहाँ पे होगा। लेकिन घन कोण क्या होता है कि अगर कोई रेखा नहीं बल्कि कोई सतह हो, ऐसे सतह, ऐसे सतह, देखिए ऐसे सतह, और ये सतह किसी बिंदु पर जितना झुकाव उत्पन्न कर रहा है, यह सतह भी तो किसी बिंदु पर कोण बनाएगा, तो उसको बोलते हैं घन कोण। और वो होता है सतह का क्षेत्रफल बटा R² के बराबर, और उसका ऐसा मात्रक अस्टेरेडियन। घन कोण का अस्टेरेडियन, और कोण का तो रेडियन आप लोग कई बार सुने ही होंगे कि कोण का रेडियन होता है सिंपल साधारण कोण का, इसका अस्टेरेडियन होता है। ठीक है? और गोला के लिए, कोई गोला है तो उसका घन कोण 4 पाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर गोला का घन कोण निकालेंगे तो एरिया बटा R² होता है। देखिए
क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, गोला का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा 4 पाई। तो कोई भी गोला केंद्र पर जो घन कोण बनाता है अंदर के बिंदु पे वो 4 पाई बनाता है, समझे। जैसे कोई वृत्त अपने केंद्र पे 2 पाई का कोण बनाता है, और वैसे ही कोई गोला मतलब 3D बॉडी जो कोण बनाता है उसको घन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे बच्चों आते हैं अगले बिंदु पे, और वो हमारा वैद्युत फ्लक्स, जो कि मैंने समझा दिया कि किसी भी सतह से लंबवत दिशा में जितना विद्युत बल रेखा पास करेगा उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। होता किसके बराबर है, ई और ए के डॉट गुणनफल के बराबर, यानी ई डॉट ए, ई कॉस थीटा। हालांकि मेरे बच्चों जब विद्युत क्षेत्र बदलता है तो उसको इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं, ई डॉट ए ना करके ई छोटा सा क्षेत्रफल डीए को करके इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका मात्रक निकालेंगे तो ई का मात्रक देखिए ई इंटू ए होता है ना विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स का अगर मात्रक निकालेंगे तो ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन बाई कूलम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो यहां से मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भी देख सकते हैं, या ई का एक और मात्रक हम लोगों ने देखा वोल्ट पर मीटर बताया था आपको, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी बोल सकते हैं। और ये अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स, क्योंकि डॉट गुणनफल से निकला है, और आप पढ़े होंगे कि डॉट गुणनफल से जो भी चीज निकलता है वो अदिश राशि होता है। डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल भी बोलते हैं, तो इसलिए फ्लक्स अदिश राशि है, और मात्रक यहां लिखा गया, ठीक है। और इसके बाद वहीं गॉस प्रमेय, उसका उपयोग, तो गॉस प्रमेय मैंने बता दिया कि यह कहता है कि किसी भी गोला के में जितना भी आवेश है उस बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है फ्लक्स जो होता है। देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसका मान बंद आवेश का 1/ε0 होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखेंगे मेरे बच्चों, तो खुद देख सकते हैं, ये चीज मैंने लिखा है फिगर के अनुसार कि अंदर में Q1 Q2 आवेश है तो फ्लक्स होगा Q1 Q2 बटा ε0। और इसके बाद मेरे बच्चों इसका यूज गॉस प्रमेय को यूज करके 4 डेरिवेशन यानी 4 प्रूव करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में पूछता भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहां बस फार्मूला बता रहे हैं। पहला कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान KQ/r स्क्वायर होता है, जो आज देखे भी, लेकिन इसको प्रूव भी किया जाता है। दूसरा कि कोई चालक गोला हो, कोई भी चालक गोला, तो उसके बाहर में तो विद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों KQ/r स्क्वायर होता है बाहर बिंदु पर, लेकिन अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। किसी भी गोला के अंदर में 0, बाहर में KQ/r स्क्वायर। अगला देखेंगे मेरे बच्चों, अगला देखिए, तो अगला क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास लंबा रेखा है, ऐसे करके लंबा आवेशित ऐसे रेखा, ठीक है, रॉड, लंबा रैखिक आवेश, किसी रॉड को आवेशित कर दिए, तो उसके कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 2k λ/r। जैसे पढ़े ना अभी कि गोला के अंदर में 0 होगा, बाहर में KQ/r स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण भी KQ/r स्क्वायर। सेम अगर मेरे बच्चों को रैखिक आवेश, जैसे इस रॉड को चार्ज कर दिया, लंबा रॉड को, तो उसके कारण 2k λ/r होता है, जहां पे 2 तो जान ही रहे, k भी जान रहे हो, 1/4 पाई ε0, यहां 1/4 पाई मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। और लेमडा जो होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। इसका रैखिक नोट्स में लिख लीजिएगा यहां कि लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है। और वहीं कोई पतला चादर हो, एकदम पतला, जिसमें एक ही लेयर हो, पतला चादर, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है σ/2ε0, जहां सिग्मा होता है सतह आवेश घनत्व। जैसे लेमडा यहां हुआ मेरे बच्चों रैखिक आवेश घनत्व, और वैसे यहां सिग्मा होता है सतह आवेश घनत्व। और कोई मोटा होता है उसके कारण σ/ε0। इतना याद रखेंगे। बिंदु आवेश के कारण KQ/r स्क्वायर, गोला के कारण भी KQ/r स्क्वायर, अंदर में 0, रैखिक आवेश के कारण 2k λ/r। यहाँ पे मेरे बच्चों k का मान 1/4 रखिएगा ना, तो कुछ कटेगा 2 तो एक अलग फार्मूला निकल जाएगा, अलग क्या, वही फार्मूला का दूसरा रूप दिखेगा, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत करिएगा। और अगला पतला चादर के कारण σ/2ε0, और मोटा चादर के कारण σ/ε0, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, अच्छे से ध्यान दीजिए। रॉड के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो r का भी उत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। गोला के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है देखिए वो r स्क्वायर का भी उत्क्रमानुपाती होता है, या बिंदु आवेश के कारण r स्क्वायर का। लेकिन 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 ये जो सीट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र r पर निर्भर ही नहीं करता, चादर के कारण। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे मुझसे ज्यादा बढ़िया से, अच्छे से, और आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चों। बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इस वीडियो को ना शेयर जरूर करिएगा दोस्त में, और इतना तो आपसे मैं आशा कर ही सकता हूं। कैसा लगा
फिर से मैं बोल रहा हूं, इस क्लास को कम से कम 2-3 बार देखना। एक बार मेरे बच्चों ओरिजिनल स्पीड पे, और उसके बाद एक बार 1.5x करके स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लेना है। समझ में आ गया बढ़िया से वन शॉट के बारे में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। तो बस मेरे बच्चों पढ़ते रहिए, दिल लगा के, मन लगा के। फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। एक ऐप पे ना डिटेल्ड कोर्स जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, वन शॉट से तो पढ़ाई हो ही जाता है पढ़े हुए बच्चों के लिए। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनको मैं कहूंगा जरूर पढ़िएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।